अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज बेसिकली जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो बेसिकली है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शंस। मैं आपको मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस आफ्टर मिड लेक्चर्स पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। बिफोर मिड हम लोगों ने पढ़ा how we can write the introduction of the research thesis, then literature review, then हमने देखा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से किस तरह से हम लोग हाइपोथेटिकल एक मॉडल ड्रा करते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। उसके बाद आफ्टर मिड हम लोगों ने पढ़ा रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइंस के कितने एलिमेंट्स थे और किस तरह से हमें पता चलेगा कि जो रिसर्च डिज़ाइन हमने बनाया है वो किस तरह का, किस कैटेगरीज का है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, कंट्राइव्ड है, नॉन कंट्राइव्ड है, या हमने जो बाकी उसकी इंटरफेरेंस के बारे में बात की थी, मिनिमल एंड मैक्सिमल के बारे में बात की थी। इस तरह से हमने जो उसकी सैम्पलिंग साइज के हवाले से बात की थी, लैब स्टडी है, फील्ड स्टडी है या एक्सपेरिमेंट स्टडी है। इस तरह से हम लोगों ने उनके लिकट स्केल के बारे में बात की, अगेन मेजरमेंट्स के बारे में बात की, कितने किस्म के स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल्स एंड उसके बाद इंटरवल एंड रेशनल। ठीक है, 4 स्केल के बारे में बात की। फिर हम लोगों ने मजीद जो अदर स्केल्स यूज होते थे उसके बारे में बात की। एक दो स्केल्स मिसिंग है, रेटिंग एंड रैंकिंग स्केल्स, वो मैं आपको इंशाल्लाह 15 या 16 लेक्चर्स में जो आपको डिलीवर करूंगी, जब हम लोग एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चनर बना रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रैंकिंग एंड रेटिंग स्केल को सेट किया जाता है। ठीक है, चलें आज जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसको फुलफिल करते हुए हम लोगों ने एक क्वेश्चनर को बनाने के काबिल होना है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चनर बनाया जाता है, उसके पीछे क्या सिनेरियो होता है, वो चीज़ बेसिकली जो है जिस इसके बारे में अगर आपको आइडिया होगा तो फिर आप इस काबिल होंगे कि आपको पता होगा बैकएंड पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये चीज़ ऐसे है और हमने किस तरह से क्वेश्चनर को ड्रा करना है। अब बात जो हम लोग कर रहे हैं, अब मेजरमेंट्स की तरफ मैं मूव कर रही हूँ। मेजरमेंट्स का जो ऊपर वाला पोर्शन था ऑपरेशनलाइजेशन का, जो रिसर्च डिजाइन के अंदर बना हुआ था, लेफ्ट साइड पे था डिटेल ऑफ द स्टडीज जो कि शामिल था रिसर्च डिजाइन में। नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे था मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स में जो फर्स्ट मेजरमेंट्स का पोर्शन था जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशनलाइज के बारे में पढ़ा था, किस तरह से स्केलिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जो थोड़ा आगे मूवमेंट कर रहे हैं, अब हमने जो आज पढ़ना है, हमने बेसिकली पढ़ना है कि हमने जो डाटा कलेक्शन करनी है अपने रिसर्च को लेके, अपनी स्टडी को लेके, वो कहाँ से करनी है और किस तरह से करनी है, डाटा किस किस्म का हो, यूनिट ऑफ एनालिसिस हमारा क्या होना चाहिए। बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे उसको लेकर आज हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। किसी को किसी किस्म की एम्बिग्विटी हो इस लेक्चर को लेके, आप अपने क्वेश्चंस को ग्रुप में पिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डाटा कलेक्शंस? ठीक है, डाटा कलेक्शंस आपको इसके नेम से क्लियर हो रहा होगा, एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, अ प्रोसेस बाय व्हिच द रिसर्चर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है, मेरे वर्ड पे फोकस करें, अगर लगे कि इशू हो रहा है राइटिंग में, आप उसको राइट डाउन कर लें साथ साथ। द टास्क ऑफ द डाटा कलेक्शंस बिगन after the research problem has been identified, ठीक है, defined it, and the research designs chart out। ठीक है, डाटा कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो तब से स्टार्ट हो जाता है जब आपने एक डिज़ाइन बना लिया, आपको पता चल गया आपकी स्टडी, अब आपका पर्पस क्या है स्टडी का, फिर आपने सर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पर्पस डिफाइन किया, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, फिर उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ा, फिर किस किस्म की स्टडी है, कंट्राइव, नॉन कंट्राइव, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ड्रा कर लिया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आपकी आइडेंटिफाई होगी तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है डाटा कलेक्शंस का। मैंने आपको रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में बताया था। रिलायबिलिटी हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल कलेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल यू हैव टू separate a questionnaire of 800 and only you have to collected first 50 या first 100, तो first 100 पे पहले अपना रिजल्ट को सॉफ्टवेयर के जरिए पुट करके निकाल के देखेंगे। अगर जो उसकी वैल्यू है 0.05 से अबव आ जाती है तो आप कहते हैं हमारा डाटा रिलायबल है, तो आप उसको फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो आप ये समझ लें कि रिसर्च डिजाइंस के बाद जो मेजर पोर्शन होता है हमारा, वो होता है डाटा कलेक्शन का। डाटा कलेक्शन क्या है, किस तरह से करनी है,
किस वे में करनी है, यूनिट ऑफ एनालिसिस हमारा क्या होगा, ये चंद एक क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए बिफोर डाटा कलेक्शन। ठीक है, चलें, we will move on the next slides. In collecting the data, the researcher must be decided. जिस तरह से क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताए, मैंने यहाँ पे राइट अप भी कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं विच डाटा टू कलेक्ट। ठीक है, आप किस किस्म का डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, हाउ टू कलेक्ट द डाटा, कहाँ से करेंगे, हु विल कलेक्ट द डाटा, करेंगे, किसी पर्सन को हायर करेंगे, किसी अदर पर्सन के थ्रू कलेक्ट करेंगे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से आप स्कैनरी डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा के बारे में मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट सेकंड या 3 लेक्चर था बिफोर मिड। डाटा जो कलेक्शन के 2 मेथड होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स से आप करते हैं, एक सेकेंडरी सोर्स से आप कर रहे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्स से आप लोग करते हैं जो फ्रेशली डाटा हो, फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी अवेलेबल हो, आपने उसको यूज करना हो अपनी स्टडी के अंदर। ठीक है, तो मीन्स टू से कि दोनों तरह का डाटा आपको पता होना चाहिए कि आपने प्राइमरी कलेक्ट करना है या सेकेंडरी। अगर प्राइमरी करना है तो किस तरह से करना है, किससे करना है, आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। ठीक है, व्हेन टू कलेक्ट द डाटा, और डाटा कलेक्ट कब करना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी जो पीएचडी या एमफिल का रिसर्च वर्क स्टार्ट किया 2017 में। ठीक है, उन्होंने डाटा कलेक्शंस की 2017 तक, एंड जो उनका रिसर्च पब्लिश था, जो पब्लिश वर्क था, ये रिसर्च आर्टिकल था, वो पब्लिश होके होता है 2021 में। तो देखिए 5 साल प्रीवियस वर्क उन्होंने जो है वो उसको पब्लिश करवाया है। अगर वो स्कैनरी डाटा होगा तो बहुत सी चेंजिंग्स जो होंगी ऑलरेडी उसमें अगर हो चुकी होंगी। अगर स्टॉक एक्सचेंज का डाटा होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक 5 साल पुरानी रिसर्च जिसमें बताया गया हो कि स्टॉक एक्सचेंज का ये इम्पैक्ट है, जबकि डेली बेसिस पे आर्टिकल गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश होते रहते हैं, आज हमारी स्टॉक मार्केट की क्या प्राइस है, क्या है। जब वो अवेयरनेस आपको मिल रही है तो उस पेपर की जो वेटेज होगी, जो आफ्टर 5 ईयर्स मिलेगा, वो वेटेज नहीं रहेगी जो एट द स्पॉट उसी वक्त हो सकती थी। ठीक है, तो डाटा इस तरह का सिलेक्ट करें कि जिसके बारे में आप, जैसे मैंने आपसे कहा था, आप फोरकास्ट भी कर सकते हो जिसके बारे में। ठीक है, इस तरह का डाटा ना हो कि आपने आज किया और उसके बाद, मतलब इस तरह का डाटा लें कि जिसका इन फ्यूचर भी बेनिफिट हो, जिसपे फोरकास्टिंग की जा सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं द सिलेक्शन ऑफ मेथड फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द। ठीक है, अब जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में कि हमने डाटा कहाँ से लेना है, किस पर्सन से लेना है। ठीक है, उसमें था सबसे पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जो जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आप वहाँ से कलेक्ट करें, ऐसे ही करते हैं आप। सेकेंड, आप कहते हैं किसी ऐसे पर्सन से कलेक्ट करें जो क्रेडिबल हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा डाटा आप इकट्ठा आप करते हैं, यूज़ कोई और कर लेता है, आपकी रेप्लिकेबिलिटी आ जाती है। सेकंड है एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, सेकेंडरी डाटा। एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग मीन्स सेकेंडरी डाटा आपने कलेक्ट किया फ्रॉम द फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि अवेलेबल होती है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल दी थी, और मैंने आपको बताया था कि उनकी जो हम लोगों ने जो स्टॉक मार्केट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो हम इंडिविजुअली दोनों के स्टॉक मार्केट्स में जाके नहीं कलेक्ट करेंगे, बल्कि जो मेन वेबसाइट है जो कि पूरे तमाम कंट्रीज को हेड करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ से हम लोग कलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह का डाटा आपने कलेक्ट करना है तो कहाँ से करना है, उसके रिसोर्सेज क्या होंगे, एंड द स्किल ऑफ द इवेल्युएटर। ठीक है, और जो पर्सन हमने हायर किया है, जो हमें सर्च करके दे रहा है, जिसको हमने हायर किया है, क्या वो इस काबिल है, कैपेबल है कि वो हमें जो एक्यूरेट है वो रिपोर्ट्स को दे सके। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हम लोगों ने जो बात करनी है, बात करने के बाद हम बताएंगे, अब हम आ जाते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, अब हमने बताना है, जो ऊपर हमने बता दिया सोर्सेज, अब ऊपर तक तो आपने अगर सोर्सेज समझ लिए हैं, फर्स्ट सेकंड लेक्चर अगर आपको क्लियर है तो वही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन अब रिपीट हो रही है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हमने जो बिफोर मिड पढ़ा, हमने थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इन प्रैक्टिकल सिनेरियो में कि हमने अगर रिसर्च वर्क करना है तो हमने किस तरह से डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, आप जब आपने जो बिफोर मिड मुझे असाइनमेंट दी थी उस पर वर्क करेंगे, और मुझे अपनी मेथोडोलॉजी से जो नेक्स्ट पोर्शन था सेट डिजाइंस का, उसको जब इसी तरह से असाइनमेंट की फॉर्म में देंगे
तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा मेजरमेंट का, ऑपरेशनलाइज का, कि आपने जो काम किया है उसको वर्किंग में लाएं। तो फिर आपको इशू होगा कि हमने डाटा कलेक्शन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, फिर आप क्वेश्चनिंग करेंगे। तो बेहतर है कि जैसे ही आप लेक्चर सुने आप उसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें, ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आए एट द स्पॉट लेक्चर सुनने के बाद वो मैक्सिमम क्वेश्चन का पूछ सकें। प्राइमरी डाटा क्या है? डाटा are those which are collected from the first time, ठीक है, and are original in characteristics, ठीक है। ऐसा डाटा जो फ्रेशली आप कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, उसको आप बोलते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या है? आर दोज which are already been collected by someone else and which have been through some statistical analysis, ठीक है। जैसे आप रिपोर्ट्स देखते हैं बैंक्स की या आप कंपनीज की रिपोर्ट्स देखते हैं, उनमें स्वॉट एनालिसिस जो आप लोगों ने पढ़ा है अपने बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट मार्केटिंग का, उसमें एक आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा। तो इस तरह की जो आप रिपोर्टिंग अक्सर पकड़ते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी एनालिसिस डन होते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी कहाँ पे लाई कर रही है, क्या जो कंपनी है वो क्रेडिबल है या नहीं है, ठीक है, उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको विजिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के कौन कौन से वे हैं, किस किस तरह से प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। सबसे पहले आप जो है प्राइमरी डाटा एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से इकट्ठा कर सकते हैं। सर्वे सैंपल सर्वे और कंसेंसस सर्वे, दो तरह के सर्वे के थ्रू आप कर सकते हैं। थर्ड वन आप कर सकते हैं इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू एंड स्केड्यूल के थ्रू, जिनके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिटेल्स पढ़ चुके हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, ठीक है, ऑफ द अबव द इम्पोर्टेंट वंस आर, जो ऊपर यहाँ पे जो मेंशन किए गए एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वे इतने ऑथेंटिक नहीं होते, बिकॉज हमने बात की है कि कोई भी स्टडी रिलायबल तब होगी कि अगर अदर पर्सन भी उस पर स्टडी करे तो सेम वही रिजल्ट आए। अगर हम एक्सपेरिमेंट की बेस पे करेंगे, इट डजंट मीन कि हम लोग कहें कि एक्सपेरिमेंट की बेस पे किया है तो जो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रिजल्ट निकाले हैं अदर पर्सन के भी वही आएंगे, आपके भी वही है, ठीक है, बिकॉज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन हैव डिफरेंट। तो आप कह सकते हैं कि जो अगर कहा जाए अथेंटिक वे टू कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा, यू कैन से दैट ओनली इंटरव्यूज भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर, एक होते हैं अनस्ट्रक्चर, जिनके बारे में नेक्स्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब इंटरव्यू स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हल्का सा मैं ओवरव्यू देती जा रही हूँ आपको, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे साथ साथ। स्ट्रक्चर मीन्स जो आप प्री प्लान पहले करके जाते हैं, आपको पता है आपने इंटरव्यू लेने जाना है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है उनसे, आपने क्वेश्चंस बना लिया क्वेश्चनर के फॉर्म में, आपने जो उनसे पूछने हैं। एक होता है रैंडमली आप गए हैं, आपने उनसे कहा हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, फिर वो जो क्वेश्चन बता रहा होता है आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, फिर उन्हीं की बातों में से बातें निकलती आप इस तरह से इंटरव्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है वो अथेंटिक समझा जाता है, वैलिड समझा जाता है, ठीक है। आपने उसको टाइम दिया होता है बिफोर इंटरव्यू, आपने उसको सोचा होता है, ऑब्जर्व किया होता है, ठीक है, डीपली इन डेप्थ स्टडी की होती है। जो कि अनस्ट्रक्चर होता है इंटरव्यू, उसमें आप क्या करते हैं, रैंडमली जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बाज दफा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए थे वो आप नहीं पूछ पाते, ठीक है। फिर होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है, बाज दफा ऑब्जर्वेशन भी जरूरी नहीं कि वो इतनी अच्छी हो, ठीक है, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वहाँ की ऑब्जर्वेशन आपने की हो, जब अदर इन्वायरमेंट या अदर एरिया में जाते हैं जरूरी नहीं कि वहाँ पे एप्लीकेबल हो। थर्ड वन है क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर सेम एज जस्ट लाइक इंटरव्यू, ठीक है। सो क्वेश्चनियर्स की एक चीज, एक जो आपको ऑथेंटिकेशन की बात बताऊं मैं आपको, कि जैसे इंटरव्यू में दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर, जबकि क्वेश्चनियर ओनली स्ट्रक्चर्स होता है। क्वेश्चनियर्स का मतलब ये है आपने क्वेश्चनियर एक बनाया होगा, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कलेक्शन करते हैं डाटा को। देन है स्केड्यूलिंग, क्या आप स्केड्यूल एक सेट कर लें। स्केड्यूल किस फॉर्म में हो सकता है, इंटरव्यू के फॉर्म में, क्वेश्चनियर के फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में, ईच and every category will be included in scheduling, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड है क्या, अब हम उन पॉइंट्स को प्राइमरी डाटा कलेक्शन के जो मेथड हैं उनको वन बाय वन इन डेप्थ स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ मेथड, मेरे वर्ड्स को फोकस करिएगा। ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ मेथड अंडर विच डाटा फ्रॉम द फील्ड इज कलेक्टेड, ठीक है, फील्ड से रिलेटेड आप डाटा इकट्ठा करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन की मदद से, बाय द ऑब्जर्वर और पर्सनली गोइंग टू द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आप जो हैं आप स्टडी कर रहे हैं,
कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज है उनकी टर्नओवर जो है वो इंक्रीज क्यों हो रही है, ठीक है, क्या वजह है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज टर्नओवर है वो इंक्रीज हो रही है। तो क्या करेंगे आप खुद जाएंगे वहाँ पे विजिट करेंगे, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप डिसीजंस लेंगे, रॉन्ग। आप क्या करेंगे, आप दो या तीन एक्सटर्नल को हायर कर लेंगे, वो कंपनी में विजिट करेंगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विच यू हैव टू डिसाइडेड, ठीक है, जो आपने डिसाइड किया होगा। उसके बाद क्या होगा कि जब स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ऑब्जर्व दिस सिचुएशन फॉर 15 days और अ मंथ, ठीक है, करने के बाद आप एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और आप देखते हैं कि कितने पर्सन रिलायबिलिटी पाई जाती है एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ विच यू हैव हायरिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, 1 मंथ के बाद इस तरह से आप कंसेक्टिव 2 और 3 मीटिंग्स करते हैं, फिर आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशंस, वेदर द रीजंस इज करेक्ट, जो हमने कलेक्ट की है वी आर एग्री, जो हमने जो रीजंस दी हैं दैट आर रिलायबल और नॉट, इस हिसाब से फिर आप क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स की कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगर हम लोग इन द वर्ड मतलब एथेंटिक डेफिनेशन की तरफ जाएं तो पीवी यंग के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, मे बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक डूइंग कपल विद कंसिडरेशंस ऑफ सीइंग फिनोमेना, ठीक है। आप कह सकते हैं आप मुसलसल किसी चीज को गौर करते हैं देखते रहते हैं, समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, इस पर्पस के लिए कि आप उसमें से कोई चीज निकाल सकें, ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसमें कौन कौन से स्टेप्स शामिल होते हैं, इफेक्टिव किस्म की जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें कौन कौन से इफेक्टिव स्टेप शामिल होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी ऑब्जर्व, आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्या चीज़ जो है ऑब्जर्व करना चाहते हैं। देन यू हैव टू सिलेक्ट अ पार्टिसिपेंट, जैसे मैंने आपसे कहा आप अकेले नहीं करेंगे, आप 2 या 3 पर्सन की टीम बना लेंगे। देन कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन, फिर हर पर्सन इंडिविजुअली क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्डिंग के थ्रू करेगा, फोटोग्राफ्स बनाएगा, जिस तरह से हेल्पिंग मटेरियल वो चाहता है वो ऑब्जर्व करने के बाद अपना डाटा इकट्ठा करेगा। फिर उस डाटे को कंपेल किया जाएगा, 3 पर्सन हैं एक्सटर्नल, तीनों कंपेल करेंगे उसको, डिस्कशंस करेंगे, मीटिंग्स होगी 1 2 3, जब वो फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाएंगे कि तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो इट मींस यू हैव टू द फाइनल स्टेज ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा कलेक्शन, फिर आप इसको एनालाइज और इंटरप्रेट कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया हमारी जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो भी 2 तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चर, एक होती है अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब जहाँ पे आपने पर्सन हायर कर लिए, आप इकट्ठी मीटिंग कर रहे हैं, एक प्री प्लान, जो प्री प्लान काम किया जाता है वो स्ट्रक्चर में होता है। आप इसको कह सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ द ऑब्जर्व, the style of recording, the observed information, and you can say the standardized conditions of the observations, and the selection of related data of organizations, ठीक है, observations means to say you have to pre-plan the observations, ठीक है, ये सब के सब इंक्लूड होंगे स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में। अनस्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं when it take place without the above characteristics, अगर उन तमाम की तमाम खसूसियात जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में बता दी गई है उसको निकाल दिया जाए तो वो क्या होंगे, अनस्ट्रक्चर। देन है पार्टिसिपेंट, participant observations, when the observer is member of the group which he has observing, then it is participant group। अगर वो ग्रुप का ही पर्सन है, ग्रुप को ही जो है वो ऑब्जर्व करना चाह रहा है तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर कहलाएगा। नॉट पार्टिसिपेंट कौन होगा, कि जो ग्रुप से लिंक ना करता हो, यू हैव टू हायर द एक्सटर्नल फॉर अ फ्यू टाइम पीरियड फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यू कैन से दैट, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। When observer is observing people without giving any information to them, then it is a non-participant observations। Uncontrolled observations and controlled observations, ठीक है, आप डिटेल बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, जब आपको आपको क्वेश्चन आता है what are the observations and what are the key points included in the observations, so then you have to write all this form of observations step by step, ठीक है। क्लासिफिकेशंस करेंगे आप, क्लासिफिकेशन के बेस पे आप बताते जाएंगे वन बाय वन हर एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लेक्चर में पढ़ी होंगी। When the observations take place in natural constitutions
Uncontrolled observations, it is done to get spontaneous picture of the life and the persons. Okay, observations, when observation take place according to pre-arranged plans, the experimental procedure, then it be control observations generally done in laboratory under control conditions. Controls means you have to means टू से कि जैसे प्री प्लान एक होता है, अगर तो प्री प्लान है इट मीन्स आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल में है आपके, ठीक है। अनकंट्रोल का मतलब है आप रैंडम ही जा रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो नहीं। जबकि प्री प्लान में क्या होता है, कंट्रोल में क्या होता है, आपको पता होता है आपने क्या करना है और क्या पूछना है, मीन्स टू से आपके जो वर्ड्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं। अगर हम देखा जाए तो अब हम बात करते हैं इसकी ऑब्जर्वेशंस अगर हम लोग कर रहे हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये लार्ज प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें आप में क्या करते हैं, क्वांटिटीज ऑफ डाटा के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। लार्ज प्रोसीजर होता है ना, फौरन से आप डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है, मे बी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स और ईयर, ठीक है। ऑल डाटा ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस आर यूजेबल, जितना भी डाटा आपने ऑब्जर्वेशन से हासिल किया होता है वो यूजेबल होता है। अगर आप डेली रूटीन के अपने एग्जांपल्स लें, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आप ऑब्जर्व करते हैं रैंडमली या प्री प्लान तरीके से, आप कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज ज़रूर करते हैं, ठीक है, ना यूज़ करें, आप उसको माइंड में रख लेते हैं, इन फ्यूचर उसको यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे ऑब्जर्वेशन जो होती है वो फर्स्ट जिसे कहा जाता है स्टेयर्स है टू मूव द अपवर्ड रिसर्च पर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कैन बी स्टॉप और बिगन एट एनी टाइम्स, है किसी भी टाइम पे आप शुरू कर सकते हैं और रोक सकते हैं। नो हैव एक्स्ट्रा चार्जेस यू हैव टू पे फॉर दैट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव इनएक्सपेंसिव, जब कॉस्ट चार्जेस ही कम है तो फिर ये क्या होगी, इनएक्सपेंसिव होगी। तो अगर इसके डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में क्या है, डीमेरिट्स में सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है टाइम टेकिंग है, एक्सपेंसिव मेथड है। एक्सपेंसिव मेथड किस तरह से, मेरिट्स में मैंने बात की इनएक्सपेंसिव है, डीमेरिट्स में मैं कह रही हूँ एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द फॉर्म ऑफ टाइम, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर वो चीपेस्ट है तो बेनिफिट है, लेकिन अगर वो टाइम टेकिंग है, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो दो चीज़ों की वजह से इनएक्सपेंसिव होता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ टाइम, ठीक है। इफ यू हैव टू चूज बोथ ऑफ देम, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना चाहें, यू हैव टू चूज द टाइम, ठीक है। कम टाइमिंग में इफ यू हैव टू पे मोर देन यू हैव टू प्रेफर द टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। टाइम which you have to provide a shorter time period to fulfill this project, तो आप उसको जो है ना वो प्रेफरेंस दे रही होंगे, ठीक है। सेकंड ये है ऑब्जर्वेशन में जो आपको एक्सटर्नल हायर करने पड़ते हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ऐसे नहीं ऐसे करें। फॉर एग्जाम्पल जो एक्सटर्नल है वो अगर किसी बात से डिसएग्री कर जाता है या आपकी बात सुन के अनसुनी कर देता है तो भी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें डिले होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड मेथड जो है वो है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में आप क्या करते हैं, आप डाटा इकट्ठा करते हैं वर्बली या नॉन वर्बली, ठीक है। आप रिटन फॉर्म में भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, आप वर्बल भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओरल भी कर सकते हैं, सॉरी, रिटन फॉर्म में वर्बल एंड जो आप क्वेश्चनिंग के जरिए से करेंगे वो ओरल। The interview method of collecting data involves presentations of oral, verbal, and reply in terms of oral verbal responses. Interviewer asks questions which are aimed to get information required for study to respondent. स्टेप्स इसमें भी कौन कौन से शामिल होते हैं, सबसे पहले आप स्केजुलिंग करते हैं, फिर आपकी जो पॉइंट है या की क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर आप इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं और उसके बाद आप दोबारा से इसको सेम एज इट इज ऑब्जर्वेशन की तरह एनालाइज करते हैं। अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो इसकी 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर्स एंड फोकस इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्स में प्री प्लान, अनस्ट्रक्चर में प्री प्लान नहीं होता, रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड फोकस इंटरव्यू में क्या होता है, इंटेंशन इन फोकस ऑन द गिवन एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड इट्स पॉसिबल इफेक्ट। फोकस कर रहे होते हैं उनके जेस्चर्स की तरफ, उनके बॉडी लैंग्वेज की तरफ, ठीक है, कि किस तरह से किस एंगल में क्या, जैसे न्यूज़ मीडिया वाले अक्सर देखा होगा आपने, अक्सर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे किसी भी एक्टर की कोई भी हल्की सी वीडियो होती है, फॉर द अदर पर्पसेस हो, उसको किस एंगल से बयान किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फोकस्ड इंटरव्यू में आते हैं। क्लासिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो एक क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, एक ग्रुप इंटरव्यू, एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू होता है। क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या होता है, कंसर्न विद ब्रॉड अंडरलाइंग फीलिंग्स और मोटिवेशंस ऑफ और
विद द कोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आप क्या करते हैं, फीलिंग्स और मोटिवेशन से रिलेटेड जो है ना इंटरव्यू करते हैं, वो बेसिकली लिंक कर रहा होता है क्लिनिकल इंटरव्यू से। अगर आप लोग 6 to 8% मिलकर ग्रुप इंटरव्यू करते हैं तो बेसिकली वो ग्रुप इंटरव्यू होगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंटरव्यू जो होता है डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वेदर इज अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। कि आपको जो इंटरव्यू चाहिए वो किसी कंपनी की सेल्स कॉस्ट इस तरह क्वांटिटेटिव फिगर से रिलेटेड चाहिए, या आप कंपनी के बिहेवियरल या स्ट्रेटजीज से रिलेटेड लेना चाहते हैं। अगर आप कंपनी की स्ट्रेटजीज से रिलेटेड लेना चाहते हैं, डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो होगा क्वालिटेटिव इंटरव्यू। लेकिन जब आप क्वांटिटेटिव मीन्स कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, तो उसमें कहेंगे क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू हम मजीद जो है 4 स्टेप्स में हम लोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल इंटरव्यू हो सकता है और सिलेक्शन इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, सिलेक्टिव इंटरव्यू आप बात करें तो खास किस्म के पर्सन हायर किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक इंटरव्यू। आपने एक इंटरव्यू लेना है, जर्नलिस्ट अपने खास किस्म के जर्नलिस्ट को हायर करते हैं फॉर स्पेशल बॉडी के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का या आपने सीएम का किसी का इंटरव्यू लेना है, तो जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो जो चैनल्स होते हैं, वो अपने स्पेशल किस्म के जर्नलिस्ट को हायर करते हैं फॉर सिलेक्टेड इंटरव्यू के लिए। और इंडिविजुअल इंटरव्यू आप सिंगल पर्सन जाके डायरेक्ट उससे इंटरव्यू कर ले तो उसे इंडिविजुअल इंटरव्यू कहेंगे। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन एंड ग्रेटर डेप्थ कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस में भी ओवरकम बाय द स्किल इंटरव्यू। रेजिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है स्किल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, आप हासिल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में देखा जाए सबसे पहले तो ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इंटरव्यू बायसनेस भी हो सकता है। आप किसी एक मत फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू देने गए, आप उस पर्सन से इंटरव्यू नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो आप उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जो जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर आप एग्जैक्टली निकलवाना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे कि पॉलिटिकल इंटरव्यूज चलते हैं, रिस्पॉन्डेड बाइस। ठीक है, जो रिस्पॉन्डेड है वो भी बाइस शो कर सकता है, जैसा वो है वो उस तरह का जवाब मत दे। ठीक है, अल्टरनेट उसके आंसर करें तो वो बाइस इंटरव्यू होगा, बाइस रिस्पॉन्डेड होगा। टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टू मच टाइम टू हैव टू टेक फॉर दैट इंटरव्यू, जबकि ऑब्जर्वेशन में इस तरह से नहीं होता, बेशक होता है बट इतना नहीं होता। आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। इंटरव्यू क्या है, आप देने बैठे हैं, आप कंसेप्टिव दे रहे होते हैं, प्रेशराइज होता है। अब क्वेश्चनर्स की बात करें हम लोग, थर्ड वन हम क्वेश्चनर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चनर इज सेड बाय पोस्ट और बाय मेल to the persons concerned with the request to answer the questions and return the questionnaires। जैसे मैंने क्वेश्चनर बना दिया, ऑनलाइन भी क्वेश्चनर फॉर्म फिलिंग हो रही होती है। आप क्या करते हैं, क्वेश्चनर बना के मैंने प्रिंट आउट निकलवाने के बाद बच्चों को सेंड कर दिया। ठीक है, आप उसे बाई ईमेल कर दिए, बाई गूगल ड्राइव लिंक कर दिए जिस तरह से आपके पेपर्स होते हैं, या बाई हैंड प्रिंट आउट लेने के बाद फोटो कॉपीज करवाने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट किए और फिर आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपसे कलेक्ट कर दिए। ये तरीकाकार होता है क्वेश्चनर को फिलअप करवाने का। क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिंटेड इन द डिफाइंड ऑर्डर इन अ फॉर्म। एक फॉर्म में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में आप डाटा कलेक्ट करते हैं। स्टेप्स जो इस तरह से अगर हम देखें, जिस तरह से हमने ऑब्जर्वेशंस की बात की, फिर हमने बात की ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने इंटरव्यू की बात की, इंटरव्यू के बाद अब हम बात करें क्वेश्चनर की। तो जब हम लोग उन दोनों के इफेक्टिव मेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम क्वेश्चनर के इफेक्टिव मेयर्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो हम बनाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, फार्मुलेट एंड चूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑर्डर देम, राइट इंस्ट्रक्शंस एंड मेक कॉपीज। ठीक है, पहला काम जो आपका यही काम होता है कि आप क्वेश्चनर को प्रिपेयर करते हैं। देन आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने किन से ये क्वेश्चनर फिलअप करवाने हैं, व्हाट इज द रिस्पोंडेंट ऑफ योर क्वेश्चनर। ठीक है, कौन इन क्वेश्चनर के अल्टरनेट आपको रिस्पॉन्ड करेगा। फिर आप क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर द क्वेश्चनर, फिर आप इनको एग्जामिन करेंगे क्वेश्चनर को, किस तरह के जो है वो क्वेश्चन को फिल किया गया है। इस तरह से पता चलेगा आपको आफ्टर रिजल्ट जब आप निकाल रहे होंगे तब आपको आइडिया होगा कि अक्सर देखा होगा कि हम स्टूडेंट्स को डाटा फिल करने के लिए देते हैं तो वो इस चीज़ को हैटिक में ले जाते हैं, वो खुशी के साथ ध्यान से फिलअप नहीं करते। जिससे क्या होता है, बच्चों के रिसर्च वर्क पे अल्टीमेट इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो क्या होता है, उनके साथ फ्रेंड्स बैठी होती हैं, अच्छा आपने क्या इसका लगाया, वो बगैर पढ़े उसको टिक कर रहे होते हैं, जबकि दोनों के आंसर्स में सिमिलरिटी आ जाती है और अल्टीमेट जो इफेक्ट होता है वो स्टूडेंट की रिसर्च वर्क पे होता है। इस चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव करने की जरूरत होती है। टेबुलेट डाटा, डाटा कलेक्शन के बाद आप उसको एक्सेल की फॉर्म में या सॉफ्टवेयर एसपीएसएस एमओएस की फॉर्म में आप उसको एंटर कर लेते हैं। फिर आप एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं।
क्लासिफिकेशन देखी जाए तो दो तरह की क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। फिक्स्ड होते हैं, अल्टरनेट क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड मींस द क्वेश्चंस ऑफ द रिस्पोंडेंट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन देयर ओन वर्ड्स, ठीक है, कि अपने ही वर्ड्स में वो आंसर कर सके। जैसे क्वेश्चन मैंने बना दिया, शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए, आंसर इट डिपेंड्स ऑन जो आप डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या लिखते हैं इसका आंसर। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको दिया, आप खुद से अपने अपनी वर्डिंग में आंसर लिखेंगे। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा, नीचे ऑप्शन दी, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरह से मैंने 5 पॉइंट लिखकर पे एक बना दिया स्केल, और मैंने आपसे कहा आप किसी एक पॉइंट को टिक करें, ठीक है। ये क्लोज एंडेड है। आप अपने पास से कुछ नहीं लिख सकते, आपके पास जो ऑप्शन है उसी में से एक को क्लिक करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मिस्टीरियस क्वेश्चंस एंड मल्टीपल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं उसी तरह से कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एसेंशियल है बुक क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन हमेशा सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। इतना हेक्टिक 3 to 4 पेजेस का ना हो कि जो क्वेश्चन है या रिस्पॉन्डेड है उसको फिल करते हुए उसको मुश्किल का सामना करना पड़े, वो इसको बर्डन महसूस करे, ठीक है, हैप्पीली ना करे। इसका आपका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे होगा, रिसर्च वर्क पे। अगेन फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। स्टार्टिंग आप इजी क्वेश्चन से करें, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाएं, ताकि स्टार्टिंग में उनको थोड़ा क्रेज हो, समझने में टॉपिक आसानी हो कि टॉपिक है क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल टर्म शुड बी अवॉइडेड। टेक्निकल वर्ड्स जिसको आपको लग रहा हो स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्डेंट है उसको समझने मुश्किल होगी, आप बारी बारी जाकर उनको समझा नहीं सकते, आप जस्ट ओनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे क्वेश्चंस, तो इस तरह के टेक्निकल वर्ड से अवॉइड किया जाए। शुड प्रोवाइड एडुकेट स्पेस फॉर आंसर्स इन क्वेश्चंस, ठीक है, स्पेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्डेंट ऐसे होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं, इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को डिसलाइक कर रहे होते हैं कि वो जो डिसलाइक कर रहे होते हैं कि क्वेश्चंस कंटेस्टेड है, ओपन होंगे, पढ़ने में आसानी होगी, इजी होगी, इसको लाइक किया जाएगा। डायरेक्शन रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ क्वेश्चन शुड बी गिवन फिजिकल अपीयरेंस, क्वालिटी ऑफ पेपर कलर। मींस टू से इस पेपर पे आप जो है अपने क्वेश्चनों को फिलअप करवाएंगे, वो क्वालिटी ऑफ पेपर अच्छा होना चाहिए, प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, सीक्वेंस मस्ट बी क्लियर, ठीक है। उसके अब अगर बेनिफिट की बात करें तो उसके लिए बड़ी लो कॉस्ट चार्ज करनी पड़ती है, ठीक है, लो कॉस्ट होती है इवन व्हेन द यूनिवर्सिटीज इन लार्ज एंड द वाइड स्प्रेड। सेकंड है फ्री फ्रॉम इंटरव्यू वाइज, इंटरव्यू से जांच हो जाती है आपकी। रिस्पोंडेंट हैव एडुकेटेड टाइम टू थिंक अबाउट द न्यूज़। अगर आपने दे दिया क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद आप उसको रिस्पोंडेंट को टाइम देते हैं, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 1 आवर का, 1 डे का, तो उससे क्या होता है, उससे फिर ये होता है कि उनके पास टाइम होता है, वो बहुत ध्यान से क्वेश्चन फिल करते हैं, जिससे आपके आंसर्स जो हैं वो एक्यूरेट आते हैं। रिस्पोंडेंट हु आर नॉट इजीली अप्रोचेबल कैन आल्सो बी रीच्ड कन्वेंशनली। कुछ रिस्पोंडेंट होते हैं जो इजीली रीचेबल नहीं होते, आप उनको जाके विजिट नहीं कर पाते, तो आप ऑनलाइन, जैसे मैंने आपसे कहा था, गूगल ड्राइव के फॉर्म में आप ईमेल के जरिए से उनको भेज सकते हैं और फिलअप करवा सकते हैं। लार्ज सैंपल्स कैन बी यूज, कितने जितने मर्जी आप सैंपल्स आए यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है टाइम कंज्यूमिंग। अगेन हर एक में इंटरव्यू हो, आप उसकी बात करें, ऑब्जर्वेशन की बात करें, आप क्वेश्चनर की बात करें, 3 वर्ड्स आर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। दिस मैटर इज स्लो, मैटर स्लो होता है, बाज़ दफ़ा क्लैरिटी ऑफ आंसर नहीं मिल रहे होते। सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया, दो स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे हैं, पढ़ने की जहमत नहीं करते, वो एक क्वेश्चन फिल करता है, अच्छा आपने क्या आंसर लगाया, सेम एज इट इज लगा रहे होते हैं। इट्स अ रॉन्ग वे, उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा होता, उन्होंने तो बर्डन फील करके महसूस करके उतार दिया। अगर आप उस तरह से क्वेश्चनर बनाए जिस तरह से मेथड मैंने आपको बताए हैं, इजी से स्टार्ट करें, डिफिकल्ट की तरफ, स्मॉल होने चाहिए, क्वेश्चनर शॉर्ट होना चाहिए, तो मे भी जो रिस्पॉन्डेंट है उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। उसके बाद है स्केजुअलिंग। स्केजुअल आपने सेट करना है वेरी सिमिलर टू क्वेश्चनर मेथड, ठीक है। फिर आपने जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे उनको एक साइड पे कर देना है। द मेन डिफरेंस इज दैट स्केजुअल इज फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर हु इज स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस, ठीक है। तो कुछ इन्यूमरेटर को आप क्या करें, अपॉइंट करें, जो आपके जो डिफरेंस क्वेश्चन को अलग करें और सिंपल वाले क्वेश्चन को अलग करें। इन्यूमरेटर गोज टू द रिस्पोंडेंट, आस्क देम द क्वेश्चंस फॉर द क्वेश्चनियर इन द ऑर्डर लिस्ट एंड रिकॉर्ड द रिस्पोंडेंट इन द स्पेसिंग प्रोवाइडेड। फिर उसको आप टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड करें। इन्यूमरेटर मस्ट बी ट्रेन एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्केड्यूल, वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए किस तरह टेबल को एडजस्ट करना है। अब डिफरेंस अगर मैं पूछूं क्वेश्चनियर और स्केड्यूल के दरमियान में क्या डिफरेंस है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। जो क्वेश्चनर होता है वो चीपेस्ट मेथड होता है सबसे पहले, ठीक है। और जबकि जो स्केजुअलिंग है उसके लिए फील्ड वर्कर रिक्वायर्ड होता है, मींस टू से कॉस्टली होता है।
उसके लिए नॉन रिस्पॉन्स इज हाई, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं भी मिला तो वो हाई चांसेस होते हैं, जबकि इसमें जो रिस्पॉन्स होता है स्केजुलिंग में वो लो होता है। उसमें इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज मोर, बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चन में, आप देख जो चले जाते हैं वो जो मर्जी फिल कर दें। और यहाँ पे होता है डिपेंडिंग ऑन ऑनेस्टी ऑफ द इन्यूमरेटर, जितना इन्यूमरेटर आपने हायर अच्छा किया होगा उतने अच्छे आपका वर्क होगा। डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, relatively more correct and complete, ठीक है। Generally sent through mail and further assistance of the sender. Scheduling में is filled by the numerator of researcher worker. मीन्स उसे बहुत आसान है इनको करना। अब यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, ये जो मेथड था ये आफ्टर रिसर्च डिजाइन था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग के बारे में पढ़ने के बाद एक हम कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चनर्स तैयार करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चनर का कुछ डाटा कलेक्ट करके पूरी क्लास मिलके उसको हम एंटर करेंगे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में मैं लिंक कोशिश करती हूँ आपको शेयर दूँ ताकि अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकें। फिर हम लोग नेक्स्ट जो फर्दर मूव करेंगे किस तरह से हम लोग रिसर्च पे एनालिसिस कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और जिस तरह का भी क्वेश्चन हो मुझे ग्रुप में आप पिन करें ताकि मैं आपको उनके आंसर दे सकूँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।